इस तरीके से यूरोपियन यूनियन का एक देशों का समूह बनाया है और वो काफ़ी ताकतवर है दुनिया में, तो क्या इसी प्रकार से साउथ एशियन कंट्रीज़ का भी, यानी कि साउथ एशियन देशों का भी एक समूह बन सकता है जो ना सिर्फ साउथ एशियन देश जो हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, भूटान, नेपाल आता है, क्या यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे यहाँ भी एक यूनियन बन सकती है इस तरह की? और वो यूनियन क्या आने वाले समय में ये मिशन फॉर ग्लोबल चेंज या पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में, वन अर्थ वन पीपल वन फोरम के तौर पे बनाने के लिए रास्ता दिखा सकती है या नहीं दिखा सकती, उस पर मुझे बोलना है। पहली चीज़ इसमें यह है कि कल 24 अक्टूबर थी और कल ही के दिन 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन भी एग्जिस्टेंस में आया था, करीब 79 साल पहले। यूनाइटेड नेशंस की बनाने की वजह क्या थी कि बहुत सारे देश आपस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े और जो हर एक देश के अंदर ऐसी ताकतें थीं जो कि अपने देश के वासियों को भी लूटती थी और अपने देश के वासियों को लूट कर अगर उनका पेट नहीं बढ़ा तो वो पूरी दुनिया में फैल के दूसरे देशों को भी लूट बांट करती थी। और फिर आपस में भी वर्चस्व की लड़ाई कई बार हुई, लेकिन 2 विश्व युद्ध तो पिछली ही सेंचुरी में हुए। तो इसमें से इन लड़ाइयों को रोकने के लिए और पूरी दुनिया में एक ऐसा संस्थान बनाने के लिए जो बड़ी ताकतों को या देश को दूसरे देश ना सिर्फ लड़ने से रोक सके बल्कि पूरे दुनिया को ही एक यूनिट के तौर पे कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत आए या कोई भी डेवलपमेंट का काम करना हो तो उसके लिए कोई एक फोरम बन सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, बनी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस क्योंकि, और मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस अगर ईमानदारी से अपने असूल जो कि दुनिया को बताए गए, एक असूल को छोड़ के, एक प्रिंसिपल को छोड़ के जो बनाए गए थे उन पे अगर ईमानदारी से अमल करते तो ये शायद विश्व आत्मा जी को ये मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन वैसा हुआ नहीं। एक चीज जो गलत थी और वो गलत है और वो गलत रहेगी और वो है वीटो पावर, कि भले ही पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और पूरी दुनिया सही बात बोल रही हो, न्याय की बात बोल रही हो, इंसाफ की बात बोल रही हो, पूरी दुनिया में 5 यूनाइटेड नेशंस में देश ऐसे होंगे जो सारे सच को ये कह देंगे कि ये बात तो सच है लेकिन इस पे अमल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसी कोई स्थिति, अब जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई प्रोविजन ना रखा जाए। सब कुछ इंसाफ और बराबरी के हिसाब से हो, सब कुछ सबकी भलाई के हिसाब से हो और जो गलत हो उसको गलत कहा जाए और जो सही हो उसको सही कहा जाए और गलत के साथ लोगों को ना खड़ा हुआ जाए और सही के साथ ज़्यादातर लोग खड़े हों और गलत को चुप भी कराना बहुत आवश्यक है, जैसा आज हमारे देश में आप लोग देख रहे हैं। जितना ज़रूरी सच के लिए आवाज़ उठाना है उतना ही ज़रूरी झूठ को, बेईमानी को रोकना भी उतना ही आवश्यक है। ये भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप बोलते रहिए सच, अहिंसा, ये वो, कुछ नहीं होगा। तो अब हम साउथ एशियन कंट्रीज पे आ जाते हैं। यूरोपियन यूनियन बनी थी, उसकी बेसिक जो थी वो कोल और स्टील, 2 विषय ऐसे थे जिसपे एक सब ने कहा कि इस पे हम इकोनॉमिक यानी कि वाणिज्य और जो हमारे फाइनेंशियल इक्वेशंस हैं उसके लिए अगर सारे यूरोप के देश मिलके काम करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और हमारी इनकम भी बढ़ेगी। ये सोच रखते हुए यूरोपियन यूनियन बनी थी। एक तरीके से धीरे धीरे करके दूसरे भी फैक्टर्स जुड़ते रहे। अब उसके पैरेलल अगर हम ये देखें कि साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, सार्क एक बॉडी बनी हुई है, हालांकि जैसे अफ्रीकन यूनियन भी है और साउथ अमेरिकन कंट्रीज की भी एक यूनियन और अलग अलग समूह हैं देशों के, उसमें कोई ना कोई रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप्स यानी कि
जो स्थानीय देश होते हैं उनके ग्रुप्स बनते हैं और उससे उनको सबको फायदा होता है। लेकिन सार्क देशों का समूह वो समूह है जिसके 3.5 देश अगर लगा लिए जाएं तो वो इतने पावरफुल थे कि दुनिया की 25% से ज्यादा जीडीपी भारत देश के पास थी तब तक जब तक के भारत में अंग्रेज नहीं आ गए। तो ये हमारे रीजन की साउथ जो एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें भारत देश की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें अगर म्यांमार का पूरा हिस्सा जोड़ लिया जाए और ये बाकी देश भी जोड़ लिए जाएं, सीलोन भी जोड़, यानी कि श्रीलंका जोड़ लिया जाए, मालदीव जोड़ लिया जाए, तो ये जोड़ लिए जाएं तो उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारी लोकेशन एक तो बहुत ही अच्छी है, जो विश्व में लोकेशन अच्छी है, यहाँ की धरती उपजाऊ है, यहाँ पे लोग मेहनती हैं, यहाँ पे लोग इनोवेटिव हैं, यानी कि मेहनत भी कर सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें ईजाद भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ दुनिया की जो सारे धर्म हैं जो इंसाफ और बराबरी सिखाते हैं, सिर्फ एक विचारधारा को छोड़ के, साउथ एशियन रीजन में बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, और ये मैं सिर्फ बड़े धर्म बता रहा हूँ, उसके अलावा भी हमारे अनेकों महापुरुष गुजरे हैं, कबीर, रविदास, ये सारी जो विचारधारा और सोच है इंसान को इंसान के बराबरी तक ले जाने की सोच भी हमारे देश में 90% लोगों की है। तो विश्व गुरु बनने के लिए ये साउथ एशियन रीजन और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए जो साउथ एशियन रीजन है, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उचित और सबसे बड़ा लीडर साबित हो सकता है अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर ही ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम कर लें, तो हम पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा रोल मॉडल पेश कर देंगे जो ना सिर्फ इंसाफ और बराबरी का एक बहुत अच्छा मॉडल होगा, बल्कि ताकत का भी एक ऐसा मॉडल होगा कि वो जहां भी अन्याय पूरी दुनिया में हो रहा हो, उसको अपनी ताकत की बुनियाद पे भी, अपनी फाइनेंशियल ताकत सिर्फ बंदूकों की और हथियारों की नहीं होती है, अपनी फाइनेंशियल ताकत, अपनी मॉरल ताकत और अपनी संख्या के बूते पर, अपनी रीजन जो हमारा, जो विश्व में हमारी जो लोकेशन है, उसकी बुनियाद पर हम बाकी सारे देशों में अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही होगी तो उसको रोकने की ताकत भी ये रीजन रख सकता है। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम इस रीजन में आते हैं। और मैं यही गुजारिश करूंगा विश्वात्मा जी से भी और यहाँ मौजूद आज तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, जो ये मानते हैं कि अर्थ इज होम, कंट्रीज आर रूम्स, तो उनको साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे पहले एक रीजनल, यूरोपियन यूनियन नहीं, उससे भी मजबूत यूनियन एक देशों का बनाना चाहिए। हमारे बीच में इन सारे देशों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं, और डिफरेंस को हमें नज़रअंदाज करके भी अगर कोई ऐसा रीजन बनाना पड़ेगा तो कुछ देशों में यहाँ पे भी बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है, तो उन गड़बड़ियों को भी हम, साउथ एशियन रीजन का अगर एक मजबूत ब्लॉक बन जाएगा तो जो किसी देश में गड़बड़ी भी हो रही है उसको भी हम बहुत आसानी से रोक सकते हैं अगर ये एक हमारा यूनियन बनेगा। तो मैं दूसरी एक बात महत्वपूर्ण जो आती है, देशों के बीच में, देशों की जनता के बीच में लड़ाई नहीं होती है। 99% केसेस में ये बात 100% सही है। हमारे और चाइना के बीच में भी, हमारे और पाकिस्तान के भी, हालांकि मैं तो आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत को एक ही देश मानता हूं और एक ही देश मानना चाहता हूं, उसमें डिवीजन करके हमारे देश को कमजोर किया गया है। ये जो हमारा ग्रुप बनेगा, देश में चाहे पाकिस्तान की जनता ही क्यों ना हो, चाहे मैं यहां तक कह रहा हूं कि चाइना की जनता क्यों ना हो, जनता में लड़ाई नहीं होती है। जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, अमेरिका की जनता से इंडिया की जनता की कोई लड़ाई नहीं है, अमेरिका की जनता की चाइना की जनता से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है इंटरेस्ट ग्रुप्स की, जो अपने देश की जनता को भी लूटते हैं, उनका खून पसीने की कमाई को चूसते हैं और करप्शन के माध्यम से ये सब काम करते हैं। ये लड़ाई होती है प्रेशर ग्रुप्स और
जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं, या अलग अलग तरीके की जो वहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कि अपने देश के साथ भी वफादार नहीं होती और पूरी दुनिया के साथ भी वफादार नहीं होती, अपने देश और अपनी जनता के साथ भी वफादार नहीं होती। तो हमें विश्वात्मा जी, मेरा यही छोटा सा सुझाव है कि गवर्नमेंट से, जो ये एस्टैब्लिशमेंट है, उनसे आप बात कीजिए भले ही, लेकिन उनकी जो दृष्टि होगी वो सिर्फ अपने मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने की होगी। ज्यादातर ऐसा देखा गया है। अगर हम पीपल टू पीपल, जनता के बीच में अगर एकता स्थापित करेंगे और उनके बीच में रिलेशन पैदा करेंगे, तो सरकारों को भी, एस्टेब्लिशमेंट्स को भी मजबूर होके एक मजबूत ग्रुप जो कि इंसाफ और बराबरी पे कायम होगा, उस पर काम करना पड़ेगा। मुझे बस मेरे 12 मिनट पूरे हो गए, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे पास कुछ और भी बातें थी, लेकिन फिर किसी दिन, फिर किसी वक्त जब थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लायक जो भी ड्यूटी आप लोग लगाएंगे वो मेरे सर माथे पे होगी, और मैं उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।